नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसका विषय है जमीन खरीदने के पहले किन किन बातों का आप ध्यान रखें। दोस्तों, आप आए दिन देखते होंगे कि जमीन विवाद के कारण विधि व्यवस्था की कभी कभी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। जमीन विवाद से संबंधित विभिन्न राजस्व न्यायालयों में एवं सिविल न्यायालयों में लाखों केस लंबित है और लाखों केस दाखिल होते रहते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के पास जो आवेदन आते हैं उसमें से अधिकांश आवेदन जमीन विवाद से ही संबंधित होते हैं। कहने का मतलब मेरा इतना है कि जमीन से संबंधित विवाद बहुत ज़्यादा होता है। यह विवाद इस कारण उत्पन्न होता है कि आपको जानकारी के अभाव में आप सही जमीन की खरीदारी नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो का उद्देश्य मेरा यही है कि आपको यह बताना कि आप जमीन खरीदने के पहले किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे ताकि आप 100% सटीक एवं विवाद रहित जमीन आप खरीद सकें। तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को उसके नाम से, उसके पिताजी के नाम से एवं उसके पता से जानते हैं, उसी प्रकार जमीन को जमीन के खाता नंबर से, उसके खेसरा नंबर से जानते हैं। यह खाता नंबर और खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर किसी एक जिला के उस तहसील या अंचल के किसी रेवेन्यू विलेज मौजा से संबंधित होता है। एक खाता के अंतर्गत एक खेसरा हो सकता है या कई खेसरे हो सकते हैं। आइए एक उदाहरण हम देते हैं। मान लीजिए जमीन का खाता नंबर 25 है और खेसरा नंबर है 450, 510, 825 और ये जमीन जो है वो नवादा जिले के हिसुआ अंचल के उड़सा मौजा का है। अब इस जमीन का रकबा जो है वो 15 डिसमिल है और इस जमीन का बिक्री होने वाला है। तो आप इस जमीन को अगर आप खरीदते हैं तो क्रेता किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसी का आज विस्तृत रूप से हम उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले आपको जमीन का मालिकाना हक या टाइटल की जांच करना है। यह टाइटल की जांच आप कैसे करेंगे, यह क्यों आवश्यक है? तो पहले आप समझिए कि क्यों आवश्यक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 7 में उल्लेख किया गया है कि संपत्ति का ट्रांसफर कौन कर सकता है, जिसमें यह बताया गया है कि जमीन का ट्रांसफर वही कर सकता है जो जमीन का मालिक हो। अतः अगर आप जो जमीन खरीद रहे हैं और वो जमीन के स्वामी के द्वारा, उसके ओनर के द्वारा ट्रांसफर नहीं किया गया है, तो आप जो जमीन खरीदेंगे, जो आप रजिस्ट्री कराएंगे, वो रजिस्ट्री गैर कानूनी होगा और उस जमीन रजिस्ट्री के आधार पर आपको जमीन का दखल कब्जा प्राप्त होने में काफ़ी परेशानी होगा। अगर होगा भी तो इनवैलिड होगा और बाद में आपको प्रॉब्लम होना तय है। तो आइए हम बताते हैं कि आप मालिकाना हक टाइटल की जांच कैसे करेंगे। दोस्तों, अंग्रेज के समय में 1890 से 1920 के बीच में जमीन का सर्वे हुआ था और इस सर्वे का नाम दिया गया कैडेस्ट्रियल सर्वे। और इस सर्वे के आधार पर जो खतियान बना उसी को कैडेस्ट्रियल सर्वे खतियान कहा जाता है। शॉर्ट में इसको CS खतियान कहा जाता है।
और इस सर्वे के बाद विभिन्न राज्यों ने सर्वे कराया है। जैसे बिहार की बात करें हम, तो बिहार में कुछ जिलों में रिविजनल सर्वे हुआ था और इसी सर्वे के आधार पर आरएस खतियान बना है। अभी हाल के वर्षों में बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य जारी है। इस खतियान को यूपी में खतौनी भी कहा जाता है। तो आप कैसे मालिकाना हक जांच करेंगे? तो आपको यह खतियान कहां से प्राप्त होगा? तो खतियान दो जगह से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला, खतियान की सच्ची प्रति आप जिला अभिलेखाकार से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक राज्य के राजस्व विभाग के साइट पर खतियान या खतौनी अपलोड किया गया है। आप उस राज्य के राजस्व विभाग के साइट पर जाकर खतियान को देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिहार का जो साइट है वो है https://biharbhumi.bihar.gov.in। और अगर यूपी की बात करें तो http://upbhumilekh.gov.in। इस दोनों साइट पर जाकर आप खतियान देख सकते हैं। ये दोनों लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। तो आइए अब आप खतियान में क्या देखेंगे। जो खतियान बना रहता है दोस्तों, उस खतियान में रैयत का नाम होता है। जैसे ये खतियान है, इसमें रैयत का नाम है गोपी सिंह और इसमें खाता नंबर होता है, फिर खेसरा नंबर होता है, चौहद्दी होता है और जमीन का रकबा होता है। अगर सीएस खतियान में खतियान के रैयत कॉलम में गैर मजुरवा आम हो या आरएस खतियान में अनावास सर्वसाधारण हो, तो ऐसी जमीन को आप परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि गैर मजुरवा आम या अनावास सर्वसाधारण जमीन आम लोगों की जमीन होती है। जैसे खेल का मैदान, चारागाह, सड़क आदि। दूसरा, अगर खतियान के रैयत में केसरे हिंद लिखा हुआ हो या किसी सरकारी विभाग का नाम हो या जिला परिषद का नाम हो, नगर निकाय का नाम हो, तो ऐसे जमीन की खरीदारी आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी रैयत की जमीन नहीं होती है। पुनः अगर सर्वे में खतियान में अगर भूदान की जमीन हो या सरकार द्वारा बंदोबस्त जमीन के आधार पर किसी का जमाबंदी सृजित हुआ हो, तो ऐसे जमीन को आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जो बंदोबस्त जमीन होती है वो ट्रांसफर योग्य जमीन नहीं होती है। अब आइए आगे, अगर बकास जमीन हो तो इसमें आपको क्या देखना है। तो बकास जमीन ऐसे जमीन को कहा जाता था जो जमींदार द्वारा स्वयं के खेती के लिए रखते थे। अगर जमींदार के वंशज द्वारा जमीन की बिक्री की जा रही है और ऐसे जमीन का लगान निर्धारण सक्षम प्राधिकार द्वारा किया गया हो और आज के तिथि में जमींदार के वंशज का ऐसे जमीन पर दखल कब्जा है, तो ऐसे जमीन को आप खरीद सकते हैं। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के सेक्शन 5, 6 और 7 के तहत लगान निर्धारण की शक्ति भूमि सुधार उपसमाहर्ता को प्रदत्त की गई है। अब आइए, अगर खतियान में गैर मजुरवा खास जमीन उल्लेखित हो, गैर मजुरवा खास जमीन ऐसे जमीन को कहते हैं जो जमीन जमींदार की अपनी होती थी। ऐसे जमीन को जमींदार
रैयत के साथ हुक्मनामा के माध्यम से बंदोबस्ती करते थे। दोस्तों, अगर गैर मजुरवा खास जमीन की बंदोबस्ती 1/1/1946 से पहले हुआ हो, साथ ही साथ 1/1/46 के पूर्व का जमींदार का लगान रसीद हो एवं 1950 और 60 के दशक में इस जमीन का जमाबंदी खुल चुका हो और लगान रसीद निर्गत हो रहा हो, तो ऐसे जमीन को आप खरीद सकते हैं। अब अगर खतियान या खतौनी में रैयत के नाम से हो तो ऐसे जमीन को आप खरीद सकते हैं, किंतु आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आगे और मैं स्पष्ट करूंगा। दूसरा बिंदु है कि लगान रसीद एवं मालगुजारी रसीद की जांच। दोस्तों, जमाबंदी पंजी, जिसे रजिस्टर 2 भी कहा जाता है, जिसे रैयत पंजी भी कहा जाता है, इसी जमाबंदी पंजी के आधार पर किसानों को, रैयत को लगान रसीद निर्गत किया जाता है। अब आप जो है आज की तिथि में प्रत्येक राज्य में सभी का राजस्व विभाग का अपना साइट है। पंजी देखना चाहते हैं तो इसका जो साइट है वो http://biharbhumi.bihar.gov.in है। आप इससे जो है इस साइट पर जाके आप जमाबंदी पंजी देख सकते हैं। आपको इस साइट पर जाने के बाद 15 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप जमाबंदी पंजी का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करने के बाद आप जमाबंदी पंजी देख सकते हैं। अब आइए कि अगर लगान रसीद स्वयं के नाम से हो, कहने का मतलब है कि जो विक्रेता हो अगर उसके स्वयं के नाम से जमीन हो, लगान रसीद हो, तो वैसे जमीन को आप खरीद सकते हैं। किंतु आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या ये जो विक्रेता है, क्या उसके द्वारा ये जमीन स्वअर्जित है। अगर स्वअर्जित है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। किंतु दोस्तों, अगर स्वयं के नाम से इनकी जमाबंदी चल रही हो, रसीद कट रही हो, किंतु अगर इसको पूर्वजों से प्राप्त हुआ हो, तो आज की तिथि में इसके पुत्र को और पुत्री को भी इस जमीन में हक प्राप्त है, भले ही रसीद पिता के नाम से कट रहा हो। तो ऐसे जमीन के खरीदारी में आप सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि जो जमीन बेच रहा है उसमें पुत्र और पुत्री को भी उसमें बेचने में उसकी सहभागी करें, उसको सेल डीड में उसके द्वारा भी जमीन में बेचने में हस्ताक्षर कराएं। नहीं तो कम से कम पुत्र और पुत्री को गवाह जरूर बना दें, क्योंकि भविष्य में अगर पैतृक जमीन है तो पुत्र या पुत्री इस जमीन पर सिविल कोर्ट में दावा कर सकते हैं। दूसरा, अगर जमीन का रसीद परदादा या दादा के नाम से हो और जमीन का बंटवारा नहीं हुआ हो, तो ऐसे जमीन को आपको बिल्कुल ही नहीं खरीदना है। अगर बंटवारा हुआ हो तो आप विक्रेता को कहिए कि आप सब पहले अपने अपने नाम से म्यूटेशन करवा लें, दाखिल खारिज करवा लें, उसके बाद आप इस जमीन को खरीदें। तीसरा कंडीशन है, अगर रसीद पिता के नाम से हो और एक पुत्र बेचना चाहता हो। पुनः सुन ले, रसीद पिता के नाम से हो और कोई एक पुत्र उसको बेचना चाह रहा हो। अब यहां 2 कंडीशन है। अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत के हो गए हैं तो इस जमीन को कोई एक पुत्र नहीं बेच सकता है, बल्कि सभी पुत्र और पुत्री मिल करके वाला करेंगे। और नहीं तो इस जमीन का पहले बंटवारा कर लें और सभी पुत्र और पुत्री अपने नाम से म्यूटेशन करवा लें और स्वयं के नाम से
जमाबंदी रसीद जमाबंदी कायम कर रहे हैं और रसीद निर्गत कर लें। अगर मान लीजिए पिता जीवित है, तब कोई एक पुत्र इस जमीन को नहीं बेच सकता है जब तक कि उस जमीन का बंटवारा नहीं हो जाए। कहने का मतलब हुआ कि पिता के नाम से रसीद भले ही निर्गत हो और पिता का ये स्व अर्जित संपत्ति नहीं हो। अगर स्व अर्जित संपत्ति है तब तो पुत्र बेच ही नहीं सकता है, जो पहले भी एक वीडियो हमने इस पर बनाया है। अगर पिता के नाम से रसीद हो और ये उनके पूर्वजों से प्राप्त हो तो इस जमीन पर उनके पुत्र का पुत्री का हक प्राप्त है और इस जमीन का रजिस्ट्री सभी मिल के जब करेंगे तभी वो वैलिड होगा। तो क्रेता ये ध्यान देंगे कि इस जमीन पर जो रजिस्ट्री होगा उस जमीन पर पिता के साथ साथ उसके पुत्र और पुत्री का भी हस्ताक्षर हो। इसको एक उदाहरण के रूप में हम और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, उसके दो पुत्र हैं बी और सी, और बी के दो पुत्र हैं डी ई और एक पुत्री है एफ, और सी के दो पुत्र हैं जी और एच। अगर लगान रसीद दादा के नाम से है और जमीन मान लीजिए यहां पर डी जो है वो बेचने वाला है, तो डी का एक क्या हुआ दादा, तो दादा का जमीन अगर उसके नाम से रसीद कट रही है और दादा की मृत्यु भी हो गई है तो यह जमीन की बिक्री तब तक नहीं होगी जब तक कि बी और सी में जमीन का बंटवारा नहीं हो गया हो। और ए से जो जमीन बी को प्राप्त हुआ तो इस जमीन को बी डी ई और एफ ये चारों मिल के ही बेच सकता है, सिर्फ डी जमीन नहीं बेच सकता है। डी जमीन तभी बेच सकता है जो जमीन दादा से प्राप्त हुआ उस जमीन का बंटवारा हो जाए और डी को अपने हिस्से की जमीन प्राप्त हो जाए। अगर रसीद पिता के नाम से कट रही हो और डी बेचना चाह रहे हो और यह पैतृक जमीन हो तब भी डी नहीं बेच सकता है। अगर डी से आप जमीन खरीदेंगे तो कल के डेट में ई और एफ के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाएगा। यह जमीन आप तभी खरीदेंगे जब सभी मिल के इस जमीन का रजिस्ट्री करेंगे। अब आइए अगला बिंदु समझते हैं, भौतिक दखल कब्जा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर जमीन विवाद इसी के चलते होता है कि आप केवला तो करवा लेते हैं, किंतु जब आप जमीन पर जाते हैं तो पता चलता है वहां तो कोई किसी अन्य का दखल कब्जा है, वो पहले से रजिस्ट्री उस जमीन का हुआ है। तो आप जो है इस बिंदु को जांच के लिए क्या करेंगे? पहले तो एक है कि आप लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट अंचल कार्यालय से प्राप्त करें। आप विक्रेता को कहें कि इसका लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट दें। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो जमीन खरीदने वाले हैं, जैसे हमने उदाहरण दिया था भी कि आप खेसरा नंबर 450 की जमीन खरीदने वाले हैं, तो इस जमीन का आप मापी करवा लें। मापी आप प्राइवेट अमीन से करवा सकते हैं या सरकारी अमीन से ही करवा सकते हैं। और मापी कराने के बाद उस जमीन का आप सीमांकन करा लें, और सीमांकन कराने के बाद आप उस जमीन का बाउंड्री करवा लें। भले ही बाउंड्री वह 2 फीट ही ऊंचा क्यों न हो, किंतु यह इस कारण आवश्यक है कि जैसे ही आप मापी कराएंगे और जमीन का बाउंड्री कराएंगे तो जो भी इस जमीन पर विवाद होगा, चाहे चौहद्दीदार द्वारा विवाद हो या उसके अपने वंशज के द्वारा ही विवाद हो, तो सारा विवाद जो है धरातल पर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये जमीन खरीदेंगे तो निश्चित रूप से आपको जमीन प्राप्त नहीं होगा, विवाद उत्पन्न होगा
और फिर जो है आपको विभिन्न प्रकार के कोर्ट में चक्कर लगाना पड़ेगा। अब जो है अगला जो बिंदु है वो है न्यायालय में जमीन से संबंधित वाद। दोस्तों, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पक्ष और विपक्ष मतलब वादी और प्रतिवादी के बीच किसी न्यायालय में जमीन से संबंधित विवाद लंबित होता है और उसको लगता है कि हम केस हार रहे हैं, तो उस जमीन को क्या करेगा, वो सस्ते भाव में किसी को बेच देगा। किंतु यह अवैध है। क्यों? इस कारण कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 52 में उल्लेखित किया गया है कि किसी न्यायालय में वाद लंबित हो तो अचल संपत्ति का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अगर ये ट्रांसफर होता है तो वह इनवैलिड होगा। किंतु अगर न्यायालय का परमिशन मिला है तो आप उस जमीन को खरीद सकते हैं। किंतु जो म्यूटेशन से संबंधित कानून बना हुआ है उसमें लिखा गया है कि अगर जमीन पर न्यायालय में वाद लंबित हो तो ऐसे जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे जमीन को आप नहीं खरीदिए। अगला जो बिंदु है वो मैं पार्ट 2 के रूप में आपको बताऊंगा